दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज की वीडियो में जो सीटेट के पेपर चल रहे हैं, जो संभावित प्रश्न है, जो आने के चांस और जो आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे, उनके आंसर भी देखे चलेंगे। सीटेट की पेडागोजी वाले जो भी, यानी सीडीपी की पेडागोजी के, हिंदी की पेडागोजी के, ईवीएस की पेडागोजी के और मैथ की पेडागोजी के जो संभावित प्रश्न और जो अनुमान लगा सकते हैं कि ये वाले प्रश्न आ रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे, उनके आंसर भी देखते चलेंगे। और जो दो पेपर पहले हो चुके हैं, पहले उनके बारे में जब वो बात कर लेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर आगे जो आने के ज़्यादा चांस है, जो मोस्टली आ रहे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो बाल विकास से आ रहा है। अब जो बाल विकास है दोस्तों, उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले दो बात करते हैं। एक वो बात कर रहा है शारीरिक वृद्धि से, अब शारीरिक वृद्धि से तात्पर्य उसने क्वेश्चन ये बताया कि जब एक व्यक्ति के शरीर में और लंबाई, वजन जो भी बढ़ता है उसको शारीरिक वृद्धि कहते हैं। उसका एक और नाम क्या होता है, तो उसने ऑप्शन में दिया था अभिवृद्धि। और जो शारीरिक वृद्धि होती है वो हमेशा मात्रात्मक होती है, ये भी पूछ रहा है। अब उसके बाद उसने दूसरा जो क्वेश्चन बनाया है वो बाल विकास बनाया है। अब जो बाल विकास जो उसने क्वेश्चन बनाया है दोस्तों, वो कल वाले पेपर में बनाया और उसने ये पूछा बाल विकास क्या होता है, तो जिस ऑप्शन में ये था मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, यानी बाल विकास जो है वो मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है। ये जो हम आज जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो संभावित प्रश्नों पर कर रहे हैं, जो सीटेट में आने वाले हैं, जो आ चुके हैं। उसके बाद एक और उसने जो बनाया था वो पूछा था मानव विकास। मानव विकास किसका परिणाम है? तो जिस ऑप्शन में उसने ये बोला था कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल, यानी मानव विकास उसने बनाने के बाद फिर उसने पूछा था कि ये क्या होता है, तो हमें बताना था वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया के द्वारा जो बनता है वो वंशानुक्रम या मानव विकास कहलाता है। उसके बाद उसने एक पूछा समावेशी शिक्षा। इसमें क्या होता है कि सभी बालकों को एक साथ शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना। वो हमारा क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। एक और जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो बाल केंद्रित शिक्षा से। अब बाल केंद्रित शिक्षा से दोस्तों वो ये भी पुटअप कर सकता है कि इसके जनक की बात करेगा तो पूछ सकता है। तो सबसे पहले वो पूछ सकता है विश्व में, तो हमें बताना है जॉन डीवी। अगर वो भारत में पूछे तो हमें बताना है गिज्जू भाई। लेकिन अगर वो ये भी पूछ सकता है कि गिज्जू भाई की पुस्तक का क्या नाम है, तो पुस्तक भी पूछ सकता है, तो हमें बताना है दिवास्वप्न। अब होती क्या है बाल केंद्रित शिक्षा, देखो समझेंगे। जब एक अध्यापक बालक को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करता है,
यानी ये जो मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं सीटेट की हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। अगर वो पूछे बाल विकास क्या होता है कि 2 भागों में बांटा गया, शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास। शारीरिक वृद्धि हमेशा मात्रात्मक होती है, जब किसी व्यक्ति की उसमें बढ़ती है, वजन बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, जो कुछ बढ़ रहा है, उसको दूसरे के नाम से जो 28 दिसंबर का पहला पेपर हुआ था उसने इस शारीरिक वृद्धि का दूसरा नाम पूछा जिसको हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि। कल वाला जो पेपर हुआ उसमें यह पूछा कि बाल विकास किसका पालन होता है या बाल विकास किसे कहते हैं, तो जिस ऑप्शन में मात्रात्मक और गुणात्मक शब्द था, राइट आंसर वो लगाना था। उसके बाद कल की शिफ्ट में एक वाला ये क्वेश्चन पूछा गया कि मानव विकास किसका परिणाम है, तो हमें बताना वंशानुक्रम बातड़। और एक बात तो ध्यान रखना है, जिस ऑप्शन में आपको वंशानुक्रम बातड़ एक साथ मिले, राइट आंसर वही होता है। कल फिर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये दोनों शिफ्ट में पूछा गया 28 को और 29 को, समावेश शिक्षा किसे कहते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना कि बालक किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय का हो, उसको ध्यान में रखे बिना सभी को एक साथ शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना समावेश शिक्षा कहलाता है। अब बाल केंद्र शिक्षा दोनों शिफ्ट में पूछा जा रहा है। एक तो ये पूछेगा बाल केंद्र शिक्षा किसे कहते हैं, तो आपको इतना बताना है कि बालक को ध्यान में रखकर जो भी शिक्षण कार्य किया जा रहा है चाइल्ड सेंटर वो कहलाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करे आगे वाली शिफ्टों में कि बाल केंद्र शिक्षा के जनक भारत में कौन है या विश्व में कौन है, तो विश्व में पूछे तो आप जॉन डी बताने, लेकिन भारत में पूछे तो गिज्जूभाई। लेकिन गिज्जूभाई की पुस्तक का भी नाम पूछ सकता है कि गिज्जूभाई जो बाल केंद्र शिक्षा के जनक भारत में, उसकी पुस्तक का क्या नाम है, देवासुर। क्लियर है, साफ कर दे इसको। हो गया। अब उसके बाद वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप कर रहा है प्याजे पे। जीन प्याजे ने दिया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब उसका क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में यह पूछा गया कि अवस्था इसकी कितनी है, तो 4 है। अब 4 अवस्था कौन कौन सी समझेंगे। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर वो इनके समय की बात करें तो इसका समय 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। अब जो पहला वाला पेपर हुआ था सीटेट का 28 दिसंबर का, इसके 2 अलग और सिद्धांत हैं। एक था निर्माण का सिद्धांत या खोज का सिद्धांत, ये वाला सीटेट के पिछले में। दूसरा है इनका क्रिया का सिद्धांत। यानी सीटेट का जो पहला पेपर हुआ 28 दिसंबर वाला, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्माण और खोज का सिद्धांत के जनक कौन है, तो प्याजे हैं। अब जो कल वाला पेपर हुआ उसमें यह पूछा गया है कि किस अवस्था में बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है। यानी प्याजे की कौन सी वो अवस्था है जिसमें बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है। अगर आपसे यह पूछे कि स्वप्रेम की भावना किस में पाई जाती है, तो इसी में पाई जाती है। कल वाला जो पेपर 29 दिसंबर को हुआ है उसमें ये 2 क्वेश्चन पूछे गए कि प्याजे की किस अवस्था में एक बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है, स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, तो हमें बताना संवेदीगामक। अगर वो इस वाली अवस्था से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आपको बताना भाषा विकास प्रारंभ। अगर जो आगे शिफ्ट में पेपर होंगे अगर उनसे ही पूछता है तो ये बताना। उसके बाद अगर वो इससे क्वेश्चन पुटअप करेगा तीसरी वाली से, तो यहां पर 2 पुटअप होंगे, भाषा का विकास पूर्ण
और अमूर्त चिंतन प्रारंभ। अमूर्त चिंतन प्रारंभ कल वाली शिफ्ट में ही पूछेगा, और इससे जब भी पूछेगा तो एक बताना समस्या समाधान की अवस्था, और अमूर्त चिंतन का विकास पूर्ण। अब इसके तत्वों से भी क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। जो कल वाला जो क्वेश्चन पुटअप उसने किया वो एक तो ये किया आत्मसातीकरण, दूसरा वो कर सकता है सात्मीकरण से, उसके बाद कर सकता है क्रिया से, अनुकूलन से, स्कीमा से, समावेशन से, संयोजन से। अब जो कल वाली शिफ्ट में उसने क्वेश्चन पूछा वो आत्मसातीकरण से पूछा। अब बनाया क्या था, जब एक व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ता है तो प्याजे के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण। लिख लें थोड़ा अगर आपको समझ में ना रहा। जब पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान को जोड़ना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्याजे के अकॉर्डिंग आत्मसातीकरण या आत्मीकरण कहलाता है। सात्मीकरण क्या होता है इसको भी लिख लेंगे। जब दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को अपने व्यवहार में अपनाना। अब इस वाले का भी पूछ सकता है वो स्कीमा का। बार बार दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाइयों को अब उससे भी ज्यादा क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा है, समावेशन। जब किसी मानसिक क्रिया को संशोधन या परिष्कृत किया जाता है, समावेशन कहलाती है। जब भी सीटेट का क्वेश्चन पुटअप होगा प्याजे से तो इतना पुटअप होगा। अगर वो पूछता है कि प्याजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, संज्ञानम। अब ये वाला जो मैंने लिखा है ये सीटेट की पहली शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि निर्माण और खोज के सिद्धांत का बल किसने दिया, प्याजे ने। प्याजे की अवस्था कितनी, 4 है। अब जो कल वाला पेपर 29 दिसंबर को, उसमें ये 2 वाले क्वेश्चन पूछे गए कि किस अवस्था में प्याजे की में इंद्रियों का प्रयोग करता है, किस अवस्था में स्वप्रेम की भावना पाई जाती है, इंद्रिय गामक या संवेदी। अगर ये पूछे कि भाषा का विकास प्याजे किस अवस्था में, पूर्व समय। भाषा का विकास पूर्व किस में होता है, मूर्त में। अमूर्त चिंतन का प्रारंभ किस में होता है, मूर्त में। समस्या समाधान की अवस्था अमूर्त, और अमूर्त चिंतन का विकास पूर्व किस में होता है, पूर्व। अब उसके बाद कल एक शिफ्ट में ये वाला भी पूछा गया आत्मसातीकरण आत्मीकरण। जब एक व्यक्ति पूर्व ज्ञान में अपने नवीन ज्ञान को जोड़ लेता है, यानी पहले से चला रहा ज्ञान अब उसको आप नवीन में जोड़ लें, आत्मसाती। लेकिन सात्मीकरण होता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के आचार विचार को अपने व्यवहार में डालते हैं, सात्मीकरण। अगर वो स्कीमा पूछे कि बार बार दोहराई जाने वाली कार्यात्मक इकाई, यानी आपकी ऐसी कोई आदत जो डेली रूटीन में आ रही है, उसको नाम दिया स्कीमा। लेकिन समावेश आने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं 100%। जब वो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करा तो आपको इतना ध्यान रखना कि हमारे द्वारा किया गया ऐसा कोई कार्य जिसमें परिष्कृत मीन्स होता है संशोधन, जो गूगल बाबा का नाम है। यानी जब मानसिक क्रिया को संशोधन या परिष्कृत किया जाए तो प्याजे के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है समावेशन। क्लियर है, साफ कर दें इसको।
जी वो तो नैतिक विकास नैतिक तर्क में होगी ना, कोहलबर्ग के अनुसार। देखो सुनो, मैं भी एक बात बताऊंगा, सुनो देखो, अगर मान लेते हैं कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, ये दिया है कोहलबर्ग ने। अब बात यहां पर ये होती है कि नैतिक विकास के सिद्धांत की पहचान जो होती है कोहलबर्ग से होती है। अगर कोहलबर्ग नहीं आ रहा है तो प्याजे राइट आंसर हो सकता है 99% 100%। अब बात यहां पर होती है कि नैतिक विकास की जो 6 अवस्था जो मैं भी पढ़ाने वाला हूं, अगर वो नहीं आ रही हो और आती है प्याजे की अवस्था में, किस अवस्था में एक बालक नैतिक विकास प्रारंभ कर देता है, तो राइट आंसर हमें कौन सी अवस्था लगानी है? तीसरी वाली अवस्था लगानी है। लेकिन कोहलबर्ग की अवस्था है और प्याजे का नाम आ रहा है, तो कोहलबर्ग को ध्यान में रखकर हमें कार्य करना है। प्याजे के अनुसार एक बालक में कौन सी वो अवस्था है जिसमें अच्छा लड़का लड़की की अवस्था पाई जाती है, तो परंपरागत इस तरह या फिर जो 6 अवस्था लिखा है वो होगा, बस वो नाम चेंज कर देगा। अब आगे चलते हैं। अब उससे पहले एक आ रहा बहुत ज्यादा सामाजिक विकास का सिद्धांत। ये दिया है वाइगोत्स्की ने। अब एक बात समझेंगे, कल वाला जो पेपर हुआ है उसमें इसने दूसरा नाम दिया है सहयोग विकास का सिद्धांत। तब भी राइट आंसर कौन थे? अब पहला वाला जो पेपर हुआ उसमें देखना है समाज, समुदाय, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक अंतःक्रिया। अगर इनसे कोई शब्द आता है तो हमें कौन लगाना है? वाइगोत्स्की। लेकिन अगर वो इसकी अवस्थाओं की बात कर रहा है तो इसकी अवस्था तीन है जो कल वाली शिफ्ट में पूछा गया। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब उसने क्वेश्चन कैसे पुटअप किया थोड़ा समझें। अगर मुझे सामाजिक विकास नहीं होता है वाइगोत्स्की के अनुसार किस अवस्था में एक बालक में सामाजिक विकास की कोई बात नहीं उठती है, कौन सा बताना है? अगर ये पूछे सामाजिक विकास प्रारंभ होता है, समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, कौन सी लगानी है? बाल्यावस्था। अब जो तीसरा जो कल वाली शिफ्ट में पूछा गया है कि सामाजिक विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, वो हमारी कौन सी अवस्था है? यानी सामाजिक विकास कल वाले पेपर में एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और एक ये वाला पूछा गया है। सहयोग अधिगम विकास या सहयोगात्मक विकास करने के लिए किस मनोवैज्ञानिक को लाया गया? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने समाज, समुदाय, रीति रिवाज, संस्कृति जो कुछ भी पूछे वो ये बताना है, सामाजिक अंतर की होती है। अब उसके बाद ये पूछे सामाजिक विकास की अवस्था कितनी है, तो मैं 3 बतानी। अब 3 कौन कौन से? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। कल वाला जो पेपर हुआ उसने ये पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें एक बालक किसी समाज का सक्रिय सदस्य बनता है, तो कौन सी अवस्था बतानी है हमें? किशोरावस्था। अगर ये पूछे सामाजिक विकास की कोई बात नहीं उठती है तो कौन सी बतानी? शैशवावस्था। किस अवस्था में एक बालक में सामाजिक विकास प्रारंभ होने लग जाता है और समूह में रहना प्रारंभ कर देता है, तो कौन सी बतानी है? बाल्यावस्था। अब उसके बाद आते हैं इधर हम नैतिक विकास की अवस्था।
इसकी जो जनक है वो माने गए कोहल वर्ग। अब मैं इसकी 6 अवस्था लिख रहा हूं, समझना इसको। पहली है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा है अभिमुक्त। लड़का या लड़की संरक्षण अभिमुक्त। अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अभिमुखता सार्वभौमिक अनुबंधन संरक्षण अभिमुखता। कल वाले पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, एक और पूछा गया नैतिक तर्कड़ा वाला। एक पूछा गया, इनका आता है नैतिक तर्कड़ा वाला, जो पहला वाला क्वेश्चन 2 तरीके से कैसे पुटअप हुए। अब इनको समझना, वो इनसे संबंधित स्टेटमेंट बना के दे रहा। कल वाला उससे स्टेटमेंट ये बना के दिया है कि जब एक छात्र उसे अच्छे और बुरे की समझ हो जाती है और जीवन में वो निर्णय लेने के काबिल हो जाता है और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, तो अच्छा लड़का या लड़की के अंतर्गत आता है। उससे पहले उसने ये अवस्था नहीं दी थी और ये वाले ऑप्शन के साथ एक मिला के दिया था कि जब एक बालक में अच्छे रीति रिवाज कायदे कानून आ जाते हैं और अच्छे बुरे की समझ आ जाती है तो कोहल वर्ग के अनुसार वह क्या कहलाती है। तो जिस ऑप्शन में नैतिक तर्कड़ा थी वो राइट आंसर है। अब इनको समझना, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद उसे सजा मिले, लेकिन कार्य करना उसकी मजबूरी है, लेकिन पिटाई लगना भी उसकी मजबूरी है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, लेकिन स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति, वो कौन सी अवस्था कहलाती है। इन दोनों में किसी कार्य को करते समय वो इंद्रियों का प्रयोग करेगा। अब उसके बाद जब आपको अपने अधिकार पता चल जाए और आप खुद स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करें कि मैं एक अच्छा लड़का हूं या लड़का हूं, और आपको अपने अधिकारों की पता चल जाए, वो इन दोनों अवस्थाओं में सीखाएगा। लेकिन जब इन दोनों की बात होगी तो आपको 2 चीज याद रखनी, एक समाज और दूसरा उच्च स्तर। जब हम किसी कार्य को करेंगे तो हाई लेवल पर करेंगे, आपकी मेमोरी हाई लेवल की है, और उसके बाद समाज का भला होगा, वो सामाजिक अनुबंधन या सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता कहलाएगी। क्लियर है। जब भी इससे क्वेश्चन पुट हो रहा है तो ऐसे हो रहा है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक वो पूछ रहा है मानव विकास के पहलू।
जो मानव विकास के पहलू वो 4 हैं। पहला है शारीरिक, मानसिक यानी इसको हम संज्ञानात्मक बोलते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और नेक्स्ट है संवेगात्मक। अगर वो ऐसे न दे के वो ये भी दे सकता है कि वृद्धि और विकास के पहलू, तो आपको ऐसे भी बता देना है कि वृद्धि और विकास के पहलू। लेकिन वो एक और क्वेश्चन ये भी पुटअप करने की कोशिश करेगा कि इसका क्रम क्या है। तो क्रम 2 तरीके से बताना है। पहला बताना है सिर पदाभिमुख और दूसरा हमें बताना है समीपस्थ। दूरस्थ। लेकिन उसके बाद एक और क्रम भी पूछ सकता है वो 2 तरीके से। एक होता है शीर्षगामी और एक होता है अधोगामी। अब शीर्षगामी कौन सा होता है कि जो सिर से शुरू होकर पैर की ओर चले और जो मध्य यानी बीच में केंद्र से शुरू होकर पैर की ओर चले। वो ये वाला क्वेश्चन पुटअप कर चुका है कि मानव विकास के पहलू या आयाम कौन कौन से, तो हमें 4 बताने, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगर वो पूछता है वृद्धि और विकास का क्रम है 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। हो सकता है आज जो 9 तारीख को जो होने वाला, अब तो छुट्टी में है, तो 2 तरीके से होगा, सिर्फ पदाभिमुख और समीपस्थ दूर। लेकिन इसके साथ में वो इसको भी पूछेगा कि शीर्षगामी यानी जब एक बालक का विकास, एक मानव का विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर चलता है तो उसे क्या बोलते हैं, शीर्षगामी बोलते हैं। और जो मध्य यानी केंद्र बीच में से शुरू होकर पैर की ओर चलता है उसे क्या बोलते हैं, अधोगामी चलते हैं। अब उसके बाद वो बुद्धि की बात कर रहा है। बुद्धि की बात करेगा तो आपको 2 क्वेश्चन याद करने हैं। एक तो बहुआयामी, नेक्स्ट अमूर्त चिंतन, अपसारी चिंतन। और एक को लिख लेंगे समस्या समाधान। बुद्धि का जब भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो उसके 4 ऑप्शन में से इन 4 शब्दों में से एक आ रहा है। ज्यादातर मोस्टली बहुआयामी दे रहा है, पूछा गया दोनों में से किसी एक में। लेकिन इसमें गार्डनर पूछ रहा है, वो गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है और सिद्धांत दिया बहुबुद्धि। अब एक बात तो ध्यान रखनी है आपको कि ये जो 4 शब्द मैंने लिखे हैं ये टोटल किस में आएंगे, हमारे गार्डनर में आएंगे। लेकिन गार्डनर में भी वो पूछ रहा है। एक तो उसने पूछा इंटरपर्सनल, शायद कल के पेपर में, कि जब एक व्यक्ति दूसरों से बात करता है तो गार्डनर के अनुसार कौन सी बुद्धि कहलाती है, इंटरपर्सनल यानी अंतर्वैयक्तिक। अगर वो पूछता है इंट्रापर्सनल तो जब व्यक्ति स्वयं से, भगवान से, इष्ट देव से प्रार्थना या बात करता है। यानी इसको बोलेंगे हम अंतर्वैयक्तिक, और इसको बोलेंगे अंतःवैयक्तिक। लेकिन इससे अभी 2 तरीके से क्वेश्चन पुटअप और कर सकता है। वो कर सकता है एक तो स्थानीय बुद्धि से,
कि जब एक व्यक्ति आकाश या अंतरिक्ष जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय आकाश या अंतरिक्ष में रह रहा है तो वो कौन सी बुद्धि का प्रयोग करेगा, तो हमें बताना स्थानीय। और एक लास्ट में अगर पुटअप करेगा तो वो करेगा शारीरिक बुद्धि से। शरीर का प्रयोग करना। जैसे कोई नृत्य करता है, कोई व्यायाम करता है, कोई सर्कस करता है, कोई दौड़ता है, यानी कोई भी कार्य करते समय अगर शरीर का प्रयोग कर रहा है तो शारीरिक बुद्धि पाई जाती है। और आकाश और अंतरिक्ष में रह रहा है तो स्थानीय बुद्धि पाई जाती है। और ये इंटरपर्सनल वो ऑलरेडी पूछ चुका है, हो सकता है आने वाले में इंट्रा पूछे या इनमें से कोई ना कोई एक पूछेगा। गार्डनर पूछ रहा है तो बहुबुद्धि या गार्डनर जिस ऑप्शन में मिले उसके 4 ऑप्शन में से इनमें से मिलेगा। अगर बुद्धि की बात करें तो इनमें से कोई ना कोई पूछेगा। अगर मानव विकास के पूछे तो 4 पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगा। तो वृद्धि और विकास का क्रम ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखा है। आने वाली हर शिफ्ट में से किसी न किसी में इन दोनों में से जरूर पूछा जाएगा कि मानव विकास का क्रम कौन सा है, तो सिर और पदाभिमुख होगा, समीप दूरस्थ होगा। अगर अन्य से पूछेगा तो शीर्षगामी विकास किसे कहते, तो अधोगामी कहते, सिर से शुरू होगा तो शीर्षगामी, अधोगामी बीच मध्य बिंदु शुरू होगा तो अधोगामी होगा। नोट कर लिया, साफ कर ले। आज की जो चर्चा हो रही है सीटेट में जो पेपर चल रहे हैं उनमें संभावित क्वेश्चनों पर, जो पहले 2 पेपर हो चुके हैं उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है उसके आधार पर संभावित प्रश्नों पर चर्चा चल रही है। साफ कर दें। अब उसकी विधि भी पूछी जा रही है। अब तो दोनों शिफ्टों में जो विधि पूछी गई है वो सबसे पहले पूछी गई निगमन विधि। अगर वो निगमन विधि के जनक पूछे आपसे तो आपको बताना है अरस्तु। लेकिन इसके 2 सूत्र होते हैं जो पूछे गए, एक है नियम से उदाहरण की ओर, और एक है सामान्य से। एक तो ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है दोनों शिफ्ट में। दूसरा जो है हमारा वो है आगमन विधि, ये भी पूछा जा चुका है। अगर इसके जनक पूछे दोस्तों तो आपको बताने हैं बेकन। इसके 2 सूत्र हैं, एक है उदाहरण से नियम की ओर, और दूसरा है विशिष्ट से। लेकिन कल वाले पेपर में एक और तीसरी विधि उन्होंने पूछी है प्रयोजना विधि के जनक। प्रयोजना विधि के जनक है किलपैट्रिक। एक और पूछने के चांस हो सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि। इसके जनक हमें बताने हैं सुकरात। लेकिन कौन कौन सी पूछ सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर वो पूछता है खोज विधि, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अन्वेषण विधि भी बोल सकते हैं। और एक और है ह्यूरिस्टिक विधि। इन तीनों के जनक है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, जो आने के पूरे पूरे चांस हैं। उसके बाद वो एक और पूछेगा संपर्क विधि।
इसके जनक है मारिया मॉन्टेसरी। लेकिन इससे क्वेश्चन दो तरीके से पुटअप होगा। एक तो इन्होंने कौन से बालक पढ़ाए, तो हमें बताना है दोस्तों मंदबुद्धि बालक, और एक और पूछेगा कितने वर्ष से, 3 से 7 वर्ष तक। अगर संपर्क विधि ये पूछे जनक और मौर्य मॉन्टेसरी कौन से बालक पढ़ाए, मंदबुद्धि, कितने वर्ष तक के, 3 से 7। एक और पूछ सकता है वो खेल विधि, बालोद्यान विधि, और एक और है किंडर गार्डन विधि। इन तीनों के जनक कौन है, फ्रोवेल। यानी इन वाले को पूछने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। ये वाले दोनों तो पूछ लिए, और एक ये वाली प्रयोजना विधि उसने पूछी है। यानी पहली, दूसरी और तीसरी वाली तो ऑलरेडी वो पूछ चुका है इन दोनों पेपरों में। दोनों पेपर में निगमन आगमन पूछी गई, कल वाले पेपर में प्रयोजना विधि पूछी गई, इसके जनक किलपैक्टर है। अगर आपसे पूछे प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो सुकरात बताने। अब इधर वो इनको ही पूछ सकता है, खोज विधि, अन्वेषण विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है, तो हमें बताने H.E. आर्मस्ट्रांग। अगर आपसे ये पूछे संपर्क विधि, जो ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो ईवीएस और मैथ में पूछी जाती है, तो आपको बताना है मारिया मॉन्टेसरी। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि मारिया मॉन्टेसरी क्या है संपर्क विधि, वो ये पूछेगा मारिया मॉन्टेसरी ने किस प्रकार के बालकों को पढ़ाने के लिए संपर्क विधि का प्रयोग किया था, तो मंदबुद्धि। अगर वो ईयर पूछे तो 3 से 7 वर्ष। अब ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मारिया मॉन्टेसरी से संबंधित कथन सही है, तो पहले ऑप्शन में मंदबुद्धि बालक पढ़ाए, दूसरे ऑप्शन में 3 से 7 वर्ष तक के पढ़ाए, तीसरे ऑप्शन में प्रतिभाशाली बालक भी पढ़ाए, और चौथा ऑप्शन सभी। फिर नीचे ऑप्शन देगा ए और बी ठीक है, बी और सी ठीक है, ये ठीक है। तो मंदबुद्धि बालक और कौन से 3 से 7 वर्ष तक के बालक पढ़ाए। खेल विधि, बालोद्यान विधि, किंडरगार्टन विधि के जनक भी पूछे तो कौन सा बताना है, फ्रोवेल बताने। नोट कर लिया आप लोगों ने, साफ कर दें इसको, साफ कर दें। अब वो एक क्वेश्चन चिंतन से पूछ रहा है। एक तो उसने चिंतन का अर्थ पूछा कि चिंतन किसे कहते हैं, कल वाले पेपर में। चिंतन क्या होता है कि बिना देखे कल्पना करना। एक तरह से मैं इसको अपनी एक लाइन में बताऊं, अनुमान लगाना या कल्पना करना। अनुमान लगाना या कल्पना करना, यानी जब हम अनुमान लगाते हैं, कल्पना करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा चिंतन कहलाता। या फिर एक हो सकता है अपने विचार खुलकर प्रकट करना। खुलकर प्रकट करना वो क्या कहलाता। लेकिन जो पूछा जा रहा है, एक तो ये पूछा कल के पेपर में कि चिंतन किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन वो पुटअप कर रहा है प्रकार। अगर वो आपसे ये पूछे कि चिंतन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताने हैं 2 प्रकार। पहला वाला बताना हमें अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन क्या होता है, पहले थोड़ा मैं इसको समझा दूं। 2 संबंधित होंगे, एक होगा समस्या समाधान, और एक होगा अमूर्त चिंतन, और एक और जो पूछा जा सकता वो पूछा जाता सृजनात्मकता। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो पूछ रहा है अभिसारी से। अब इसका अर्थ और समझना, जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर होते हैं, अधिक उत्तर हो, वो कौन सा कहलाता, अपसारी या समस्या या अमूर्त या सृजनात्मक। दूसरा जो पुटअप कर रहा है वो दूसरा चिंतन बता रहा है, वो बता रहा अभिसारी चिंतन।
और इसका शाब्दिक अर्थ बस आपको लिखना रटने पर बल देना। लेकिन इसका अर्थ पूछे तो आपको बताना है जिस प्रश्न का उत्तर पहले से फिक्स हो वो कौन सा कहलाता। लेकिन इसको मैं जोड़कर बता देता हूं, ये वाला जो भी होगा वो होगा मुक्त अंत वाला प्रश्न। ये वाला जो होगा वो होगा बंद अंत वाले प्रश्न। यानी 4 पॉइंट लिखे हो, 4 पॉइंटों में से 2 पॉइंट दोनों शिफ्ट में पूछे गए। अपसारी चिंतन का दूसरा मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, दोनों अगर आए तो हमें राइट आंसर बस ये देखना है कि जिस प्रश्न के एक से अधिक आंसर हो वो कहलाएगा, अगर ना हो तो समस्या समाधान अमूर्त। लेकिन कल वाले पेपर में यह पूछा गया है कि सृजनात्मकता से संबंधित कौन से चिंतन में कार्य किया था। अपसारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, अभिसारी वो होता है जो रटने पर बल देता है और जिस प्रश्न का आंसर पहले से फिक्स होता है वो अभिसारी, जिसको हम बंदंत वाला कहते हैं। लेकिन उसके बाद में एक ये और पूछा जा रहा है, समाज। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि समाज किसे कहते हैं और समाज के प्रकार कितने हैं। देखो, समाज 2 या 2 से अधिक होता है या बाइगोस्की लगा लेते हैं, ये तो आप जानते ही हो। प्रकार पूछे तो हमें 2 प्रकार बताने हैं। पहला है हमारा बंद समाज और दूसरा है हमारा मुक्त या खुला समाज। अगर इसको एक लाइन में देखें तो ये होता है प्राचीन परंपरा और रूढ़बद्ध धाराओं से ग्रसित। रूढ़बद्ध धारणाओं से ग्रसित, ये परिवर्तनशील समाज होता, बस इतना समझ लेना। अब इसके बाद वो पूछ इसको भी रहा है समाजीकरण। समाजीकरण के साधन कौन कौन से होते हैं वो बस हमें समझना है। तो इसके साधन 2 प्रकार के होते हैं जो दोनों शिफ्ट में पूछा गया है। पहला है प्राथमिक साधन और दूसरा है गौण साधन। प्राथमिक में 2 आते हैं, परिवार और पड़ोसी। गौड़ में कई आ जाते हैं, समाज, मित्र मंडली, विद्यालय और मीडिया। अब उसके बाद मीडिया की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर ये पूछे कि मीडिया कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की बतानी है, ये हमें समझना है। पहला होता है दृश्य, दूसरा होता है श्रव्य और तीसरा होता है दृश्य श्रव्य। अब उसमें सबसे पहले उसने जो पूछा है वो ये वाला पूछा है, ग्रामोफोन। इसका अर्थ है अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करना।
इसके साथ में एक और चलेगा दोस्तों, लेग्वाफोन। इसका अर्थ होता है अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने की यानी ये वाला तो ऑलरेडी पूछ चुका है और ये वाला पूछ चुका है और ये वाले पूछ चुका है। अब एक और आता है, एक और जो उसने पूछा था वो पूछा था रेडियो। अब रेडियो से बात करते अगर वो ये पूछे इसके जनक कौन है तो मार्कोनी। अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है ये करता है कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमें बताना था पारिवारिक मनोरंजन। अगर वो इनसे हटकर पूछता रेडियो के बारे में तो ये पूछेगा प्रथम प्रसारण तो 1927। उसके बाद अगर दूसरा पूछे तो पूछेगा इंपीरियल ऑफ रेडियो तो 1929। अगर एक और पुटअप करे तो ये पूछ सकता ऑल इंडिया रेडियो तो 1930। अगर एक और पूछे कि आजाद हिंद रेडियो तो 1942। और लास्ट में अगर वो पूछता आकाशवाणी तो 1900। एक टेलीफोन के बारे में पूछा है और उसने कुछ पूछा है, और एक और पूछा है उसने टीवी। टीवी की बात करें यहां पर लिख देते हैं तो इसके जनक बताने हैं जॉन बेयर्ड। दो चीज याद रखनी है, एक तो निष्क्रिय साधन है ये, और दूसरा पूछेगा शिक्षा का तीव्र और सशक्त साधन। अगर वो ये दो तरीके से पूछ ले तो बता देना कि प्रथम प्रसारण तो 15 अगस्त 1959। अगर एक और पूछे कर रंगीन प्रसारण तो 1982 या एशियाई खेलों के समय। चिंतन पूछ चुका कल वाले पेपर में, मुक्त अंत और बंद अंत वाला पूछ रहा है, अभिसारी में से पूछ रहा है। समाज पूछे तो बाइगोस्की बता देना, अगर पूछे कितने प्रकार का बंद और मुक्त पूछ सकता है। सामाजिक दोनों पेपर में पूछा गया है। पिछले पेपर कल वाला जो पेपर उसमें ग्रामोफोन पूछा गया। मीडिया कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, दृश्य श्रव्य। ग्रामोफोन पूछ चुका है तो लेग्वाफोन भी पूछने के चांस है। रेडियो को पूछ चुका और टेलीफोन और पूछा। टेलीफोन का क्वेश्चन बच्चे ने बताया नहीं किस तरीके से उसने पूछा है, लेकिन टेलीफोन भी पूछ सकता है। और टीवी को पूछे तो जनक पूछे जॉन बेयर्ड है, प्रथम 15 अगस्त 1959 को। रंगीन प्रसारण पूछे तो 1982 एशियाई खेलों के समय। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा करे टीवी कैसा साधन है, निष्क्रिय, शिक्षा का सबसे तीव्र और सशक्त साधन माना जाता है। अपसारी समस्या, अमूर्त और सृजनात्मकता। क्वेश्चन ये पुट हो रहा है कि सृजनात्मकता से संबंधित किस चिंतन को लाया जा रहा है, अपसारी। बच्चों के रटने पर बल दे रहा है, अभिसारी। जिसका कभी कोई आंसर फिक्स नहीं होता, अपसारी। जिसका पहले से फिक्स है, अभिसारी। साफ कर दें। हो गया? हो गया। एशियाई खेलों के समय
अब उसके बाद वो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है एनईपी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको थोड़ा देखते हैं। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बताना है डॉक्टर कस्तूरी रंगन। अब वो पूछेगा बल किस पे दे रही है ये वाली, तो बहुभाषिकतावाद, मातृभाषा और तीसरा छात्रों को वैज्ञानिक प्लस तकनीकी ज्ञान, क्या करवा रहे हैं, और एक होता बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। अब वो तरीके से एक तो उसने ये वाला पूछा है, एक शिक्षा संरचना पूछी उसने इसकी, अब समझना शिक्षा संरचना जो उसने पूछी है वो ये वाली पूछी है 5+3+3+4। अगर ये पूछे कौन सी सन में आई है, लेकिन इससे पहले एक और थी 10+2+3 जो 1964, और दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये तो ये पूछेगा एनईपी 2020 के अनुसार भारत में कौन सी शिक्षा संरचना पर बल दिया जा रहा है, तो ये ऑलरेडी आ चुकी है, शायद ये कल वाले पेपर में आप पूछा है 5+3+3+4। अगर ये पूछे कि पहली जो शिक्षा संरचना स्वतंत्र भारत की पहली थी कोठारी आयोग ने दी थी वो कौन सी थी 10+2+3। अगर ये पूछे नई शिक्षा संरचना किसकी जगह पर लेके आई गई है तो 10+2+3 कौन लेके, कोठारी आयोग। अब उसके बाद वो ये भी पूछ सकता है जो ये 5+3+3+4 है इसकी स्टेज कौन कौन सी है, तो इसकी स्टेज कौन कौन सी है। पहली आएगी फाउंडेशन स्टेज, दूसरी आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, दूसरी आएगी मिडिल स्टेज, और एक और आ रही है सेकेंडरी स्टेज। अगर इनकी ईयर की बात करें तो ये भी लिख लेना 3 से 8 वर्ष, 9 से 11 वर्ष, 12 से 14 वर्ष, 15 से 18 वर्ष। क्लास भी पूछे तो क्लास भी लिख लेना कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5, 6 से 8, 9 से 12। एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकता है इससे, बस वो ये पूछेगा एनईपी 2020 स्वतंत्र भारत की अब तक की कौन कौन सी शिक्षा नीति हैं, तो स्वतंत्र भारत की पूछ सकता है, शिक्षा नीति, तो अब तक कितनी है 3 है, वो इसको भी पूछ सकता है। पहली वाली होगी 1968 में किसकी आई थी, इंदिरा गांधी। दूसरी वाली पूछ सकता है 1986, कौन लेके आया, राजीव गांधी। तीसरी वाली भी पूछ सकता है 2020, डॉक्टर कस्तूरी रंगन।
लेकिन एक बात और पूछ सकता है, एनईपी 2020 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन सी है, तो तीसरी बतानी है। अगर ये पूछे कितने साल बाद आई है, तो 34 साल बाद। अब समझे, एनईपी 2020 के कस्तूरीरंगन ने बल किस पे दिया है, तो ज्यादातर मोस्टली इन्हीं में से क्वेश्चन बन रहा है। बहुभाषिकतावाद पर बल दे रही है, मातृभाषा पर बल दे रही है, सीखने पर बल दे रही है, बाल केंद्रित शिक्षा और छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान कर रही है। अगर इससे एक और क्वेश्चन पुटअप करें तो देखो 6 से 14 वर्ष थी शिक्षा की मुख्य धारा और 3 से 18 वर्ष हो गई है, तो ये थी 2009 में और ये हो गई 2020 में। ये दोनों हमारी क्या शिक्षा की मुख्य धारा है। वर्तमान में कौन सी है, 3 से 18, पहले कितनी, 6 से 14, जो किसी ने की थी राइट टू एजुकेशन ने। अगर इधर वो ज्यादा 2-3 क्वेश्चन और पुटअप करे आपसे, तो एक तो ये वाला पूछ सकता है, मध्याह्न भोजन योजना, तो हमें बताना 15 अगस्त 1995। अगर वो पूछ सकता है तो ये पूछेगा एनबीएस की स्थापना, तो हमें बताना 1987। एक और पूछ सकता है वो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना, तो हमें बताना 1987। अब इसके अंतर्गत वो ज्यादा क्वेश्चन ये पूछेगा मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो नामांकन संख्या में वृद्धि। नवोदय विद्यालय का ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, और इसका है शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करवाना। शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिक विद्यालय। अब यहां से अगर क्वेश्चन पुटअप भी और भी करे आयोग से, तो एक बता देना भाषा समस्या के जनक, तो बता देना मैकाले, और मैकाले कब आया था, 1835 में। एक और पुटअप कर सकता है शिक्षा का महाशिलालेख पूछ सकता है, या शिक्षा का महाधिकार पत्र, तो वो है बोर्ड का घोषणा पत्र, और पूछे तो बता देना 1854। एक और के चांस बनने, अगर वो बल्लानर पूछ रहा है तो अपव्यय और अबोधन, अपव्यय प्लस अवरोधन। अगर पूछे कब आए तो 1927 में कौन लेकर आया, हरटांग समिति। जब भी एनईपी 2020 से संबंधित और भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो ये करेगा एनईपी 2020 के जनक कस्तूरीरंगन किस पे बल दे रही है, बहुभाषिकतावाद, मातृभाषा, छात्रों को वैज्ञानिक और तकनीकी और बाल केंद्रित शिक्षा पे। इनसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पहला वाला ही है जो बहुभाषिकतावाद पे बल दे रही है। एक ये वाला पूछा गया कि एनईपी 2020 की शिक्षा संरचना कौन सी है, 5+3+3+4, इस कौन की जगह आई है, 10+2+3। ये वाली कब आई, 1964, ये वाली कब आई, 2020। अब ये जो अवस्था है जो 4 में भागों में बांटी के, पहले फाउंडेशन, दूसरी प्रिपरेशन, तीसरी मिडिल और चौथी सेकेंडरी, ये अपनी क्लास मार दी। अगर ये पूछे स्वतंत्र भारत की अब तक की शिक्षा नीति कितनी आई है, तो हमें 3 बतानी है। पहले 1968 में, दूसरे 1986 में, तीसरे 2020 में। 1986 के जनक कौन, इंदिरा गांधी, और 1968 कौन है, इंदिरा गांधी, 1986 के राजीव गांधी, और 2020 के कस्तूरीरंगन। अगर आपसे ये पूछे भाषा समस्या के जनक कौन है, मैकाले कब आया, 1835 में। शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का महाशिलालेख और शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, बोर्ड के घोषणा पत्रों को आया था 1854 में। अपव्यय और अवरोधन किस समिति ने दिया, 1927 में हरटांग समिति ने दिया। अगर आपसे ये पूछे कि मिड डे मील कब है, 15 अगस्त 1995 को। मुख्य उद्देश्य छात्रों की नामांकन संख्या में वृद्धि करना। नवोदय विद्यालय की स्थापना कब हुई, 1987 में, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, 1987 में, और इसका मेन उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना है। एनईपी 2020 से 3 से 4 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हो, ज्यादा मोस्टली ये वाले हो रहे हैं, इन दोनों को याद कर लेना। साफ कर दे इसको, हो गया।
देखो एक क्वेश्चन और पुटअप हो रहा है, उसका प्रतिभाशाली बालक कौन से? अब प्रतिभाशाली बालक को हम देखें तो सबसे पहले कि अगर उसके जनक की बात करता है वो, तो आपको बताना है टर्मन। अगर इसके आईक्यू की बात करें तो हमें बताना है 140 से अधिक, 132 से अधिक, 130। ये 140 से अधिक माना है दोस्तों टर्मन ने, ये माना है डैनियल ने, और एक जो माना है वो माना है अन्य मनोवैज्ञानिक 130 से अधिक। अब दो चीज समझनी हमें, एक तो प्रतिभाशाली बालक होता है और एक होता है विशिष्ट बालक। एक होता है विशिष्ट बालक। अगर वो पूछे विशिष्ट बालक के जनक कौन है तो हमें इसके भी जनक टर्मन बताने हैं। अब समझना ये कि विशिष्ट बालक अलग होते हैं और प्रतिभाशाली बालक अलग अलग होते हैं, एक होते हैं। समझना विशिष्ट बालक का शब्द कर सिर्फ एक भाषा में समझना है, सामान्य बालक को छोड़कर। यानी सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे। अब क्वेश्चन वो पुटअप ये कर रहा है कि प्रतिभाशाली बालक की भी विशेषता ले रहा है और विशिष्ट बालक में से मंद बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, जड़ बुद्धि और हीन बुद्धि बालक की विशेषता ले रहा है। प्रत्येक विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, ये हमें बताना नहीं, और प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक हो सकता है, ये बताना हमें हाँ। अगर उसने पूछा कि प्रत्येक विशिष्ट बालक प्रतिभाशाली बालक हो सकता है, नहीं। प्रत्येक प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट बालक हो सकता है, तो आपको बताना है हाँ। अब बात यहां पर ये होती है, देखो बस प्रतिभाशाली बालक की आपको विशेषता याद कर लेनी है। मैं 3 से 4 लिख दे रहा हूं जो उसने पूछी है। पहला, अमूर्त विषय में रुचि, शीघ्र समस्या समाधान, व्यापक शब्द भंडार, ज्ञानेंद्रियों का तीव्र विकास, और उच्च आईक्यू। अब उसने क्वेश्चन ये पुटअप करेगा, देखो प्रतिभाशाली बालक को छोड़कर सब बाकी, इधर हमें इसमें किस किस को देख लेना आप लोग, जैसे मंद बुद्धि हुआ, पिछड़ा हुआ, मूर्ख हुआ और जड़ हुआ। यहां से 3 विशेषता लेगा और एक यहां से लेगा। वो यही तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित से कौन सी एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऐसा बालक जो कार्य कोई ना करे, उस कार्य को करने के लिए वो तैयार हो, वो कौन सा बालक कहलाता? हमारा प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। बड़ा ड्रामा कर रही है। लेकिन ये जो मैंने विशेषताएं लिखी हैं, ये वाली न तो मंदबुद्धि बालक कर सकता, न पिछड़ा बालक कर सकता, न मूर्ख कर सकता, न जड़ बालक कर सकता। ये वो विशेषता है जिनको देखकर दुनिया भागती है। उन विशेषताओं को कार्य करने के लिए वो तैयार हो जाता है, वो कौन सा बालक कहलाता है? पिछड़ा बालक कहलाता है। लेकिन आने वाले पेपरों में वो क्वेश्चन यहां से भी पुटअप कर सकता है, लुई ब्रेले से।
जो विशिष्ट बालक में आता। अब लुई ब्रेल से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वो ये पूछेगा इनकी विधि कौन सी है, तो हमें बतानी है ब्रेल लिपि। अगर ये पूछे इसमें किसके माध्यम से पढ़ते हैं, तो हमें बताना है स्पर्श के माध्यम से। अगर ये पूछे इसमें कितने बिंदुओं का प्रयोग किया, तो 6 से 8 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अगर वो ये पूछे सामान्य चक्षु क्षमता कितनी बराबर होती है, सामान्य तो हमें बतानी है 20/70 से 20/200 तक। लुई ब्रेल ने कौन सी विधि दी है, ब्रेल लिपि विधि दी है। किसके माध्यम से पढ़ते हैं, स्पर्श के माध्यम से। कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, 6 से 8 बिंदुओं का, जो भारत में 6 और चाइना में 8 चल रहा है। अगर ये पूछे कि लुई ब्रेल ने सामान्य चक्षु क्षमता, तो 20/70 से 20/200। और अगर इसका संस्थान पूछ ले तो हमें बता देना है अंधे बालकों के लिए देहरादून। जितना भी पूछेगा वो प्रतिभाशाली बालक है, विशिष्ट बालक से इतना। अगर पूछे विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, तो सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक कैसा होता है, हमारा विशिष्ट होता है। यानी सामान्य से ऊपर 2 बालक, प्रतिभाशाली बालक, तीव्र प्रखर, सामान्य से नीचे पिछड़ा बालक, मूर्ख बालक, जड़हीन, मंदबुद्धि, जो भी बालक होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। अगर आपसे इतना भी और थोड़ा डिटेल में पूछे तो मैं ये पे लिख दे रहा हूँ, मंदबुद्धि बालक के जनक सेगविन है, आप इतना भी और देख लेना। पिछड़ा बालक के जनक है सिरिल बर्ट, और इनकी पुस्तक है द बैकवर्ड चाइल्ड। अगर आपसे पूछे मंदबुद्धि बालक के जनक कौन है, तो आपको सेगुन बताने। पिछड़ा बालक के जनक सिल्वर की पुस्तक का क्या नाम है, द बैकवर्ड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालक, मैंने आपको इतना बताया कि इसको देख लेना, जो कार्य को काम करने को कोई भी व्यक्ति पीछे हट रहा है, उस काम को करने के लिए जो आगे आए वो बालक कौन सा कहलाता है, प्रतिभाशाली बालक। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आपको इतना ध्यान रख लेना, अगर अपने ऊपर ये लग रहा है कि मैं प्रतिभाशाली हूं, अपने को प्रतिभाशाली बनाकर फिर जो विशेषता पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है, तो 3 अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि इन काम को मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकते हो। तो प्रतिभाशाली नहीं कर सकते तो फिर आप मंदबुद्धि मूर्ख। अब प्रतिभाशाली रटने पर बल नहीं देगा, पाठ्य पुस्तकों बल नहीं देगा, वो काम को करने का बल देगा जो दुनिया देखकर ये कहे कि हाँ सच में कुछ काम हो। वो कौन सा बालक कहलाता है, प्रतिभाशाली। अगर आपसे पूछे इसके जनक कौन है, तो हमें बताना है टर्मन। आईक्यू पूछे, टर्मन ने माना इसका आईक्यू 140 से अधिक। अगर आपसे उसमें डनेल ने कितना माना, 132। अन्य मनोवैज्ञानिक किसने माना, 130। साफ कर दे। ओके, अब जो क्वेश्चन वो ज्यादा और पूछ रहा है वो भाषा से भी पूछ रहा है। तो एक ऑप्शन में तो ये पूछागा भाषा प्रयोग के विविध अवसर। विविध अवसर। अब इससे संबंधित क्वेश्चन वो ये पूछे कि भाषा विकास के जनक कौन है, जो हर बार पूछा गया दोनों शिफ्टों में। तो हमें बताना है चौमस्की, दोनों शिफ्टों में पूछा गया। अगर वो आपसे ये पूछे भाषा समस्या के जनक, तो बताना है मैकाले। अगर ये पूछे त्रिभाषा सूत्र किसने दिया, तो हमें बताना कोठारी आयोग। अब उसके बाद क्वेश्चन पुटअप वो ये भी कर रहा है कि भाषा साधन है कि साध्य है। एक होता साधन और एक होता साध्य। तो भाषा में क्या लगानी है, साधन है। देखो साध्य क्या होता है, जिसको प्राप्त किया जाए।
साधन क्या होता है? जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए। लेकिन उसने अगर कल वाले पेपर में क्या किया है कि भाषा की जगह एक और शब्द रखा है कि एक भाषा अध्ययन में, भाषा शिक्षण की क्लास में पाठ्य पुस्तक जो होती है वो साधन मानी जाएंगे कि साध्य मानी जाएंगे? तो हमें क्या लगाना है? साधन। अब यहां पर एक और क्वेश्चन पुटअप होगा कि भाषा के जो साधन है या संस्था है, कि सबसे पहले जो बालक है वो भाषा किसके माध्यम से सीखता है? तो हमें बताना पहला कौन है हमारा? परिवार। फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर उसके बाद कौन आएगा? समुदाय। क्रम से लिखना है, समझ लेना। फिर उसके बाद कौन आएगा? मित्र मंडली। नहीं, उसके बाद आएगा स्कूल, फिर उसके बाद आएगा मित्र मंडली, और फिर उसके बाद आएगा मीडिया। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। अब उसने पूछा भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले किस संस्था को लाया गया? तो हमें बताना है परिवार को। लेकिन अगर वो ये भी पूछ रहा है, दो चीज समझना, स्वनिम और रूपम। अब ये पहले ये पूछेगा कि स्वनिम पहले है कि रूपम पहले है, तो पहले हमें बताना स्वनिम। अब स्वनिम क्या होता है? देखो समझना, ध्वनि उच्चारण। सबसे पहले क्या होगा? ध्वनि उच्चारण, और उसके बाद में क्या होगा? ध्वनि को कोई आकार देना। अगर उसने पूछे कि सबसे पहले एक बालक में स्वनिम आएगा कि रूप में आएगा, तो सबसे पहले स्वनिम आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? रूप में आएगा। अगर यहां पर ये पूछे भाषा किसके लिए सिखाते हैं? विविध प्रयोग, जो दोनों शिफ्टों में पूछा गया। भाषा विकास का चौमस्की, भाषा समस्या के मैकले, उत्तर भाषा से उत्तर किसने दिया? मैकले, कुटा दिया हमने। भाषा साधन है कि साध्य? तो साधन होती है भाषा, और साध्य किसे कहते हैं? जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। मान लेते हैं अभी सीटेट को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा साध्य कहलाएगा, लेकिन जिसके माध्यम से प्राप्त करेंगे वो साधन कहलाएगा। तो जो भाषा और पाठ्य पुस्तक, कल वाले पेपर में तो ये पूछा गया कि जब एक भाषा के शिक्षण अध्ययन पर क्लास चल रही है तो उसमें जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या है? तो हमारी साधन है। साध्य के जो हमें वस्तु के रूप में प्राप्त हुई। अब भाषा संस्था के रूप में सबसे पहले भाषा किसके द्वारा सीखे? बालक परिवार के, फिर उसका पड़ोसी, फिर समाज, समुदाय, स्कूल, मित्र मंडली और मीडिया। स्वनिम क्या होता है? कि जब एक बालक सबसे पहले जिस ध्वनि को निकालता है उसको स्वनिम दिया गया, फिर उसके बाद उस ध्वनि को कोई आकार दिया गया कि छोटा है कि बड़ा है कि मम्मी है कि पापा बोल रहा है कि बुआ बोल रहा है कि चाची बोल रहा है कि नाना बोल रहा है कि नानी बोल रहा है, उसको क्या नाम दिया गया? रूप में। ये वो क्वेश्चनों पर चर्चा की है जो दोस्तों जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं और आगे जो पेपर होंगे उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। मैंने पहले लिख दिया है सीटेट 2022 में आने वाले संभावित प्रश्नों पर चर्चा। जो 2 शिफ्टों में पेपर हो चुके हैं उन पर चर्चा की है, जो जिस तरह से बच्चों से रिव्यू लिया गया है और जो जो उन्होंने बताया कि ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर यह चर्चा की गई है। आगे भी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको नोट कर लें। धन्यवाद।